हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और हमारा क्लास 9th में मैथमेटिक्स में चल रहा है चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ओके, तो इसके पहले इसका एक वीडियो बच्चों आ चुका है। बहुत ही डिटेल में हमने ज्योमेट्री की हिस्ट्री को डिस्कस किया था और कुछ एग्जाम्स को वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसी जर्नी को आगे स्टार्ट करेंगे और हम लेंगे आज यूक्लिड्स के पोस्टुलेट। टोटल 5 पोस्टुलेट्स हैं यूक्लिड्स के जो हमारे सिलेबस में। ठीक है, वो आपको पढ़ने एक एक करके मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा और इसका एप्लीकेशन आप देखोगे आगे चल के ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट इसके पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम विनीत पांडे और मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर सकते हो 7503644171। करेक्ट, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए। कब करेंगे? क्लास 9th का बच्चों पूरा सिलेबस, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का इस चैनल पे अवेलेबल है। कहाँ मिलेगा सर? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ देखिए रीड मोर लिख के आ रहा होगा। ठीक है ना, सबसे ऊपर कमेंट आ रहा होगा, रीड मोर लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। बहुत सारे लिंक्स वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। वहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बच्चों लेक्चर्स मिलेंगे। साथ में आपको वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बहुत ही क्वालिटी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन का अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है ना, उसके अलावा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिलेंगे। अब ये क्या बता रहे हैं सर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं सुना? सुनो, अगर आपको बच्चों अपने बेसिक्स बहुत अच्छे करने हैं मैथ्स और साइंस में तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को तो ज़रूर लगाएं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बच्चों बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसको आपको सॉल्व करना ही करना है। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे पढ़ाई करनी है आपको। आपने पहले चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको? सेम चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करना है। ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जब आप ये चैप्टर कोई भी एक कर लो, जैसे फिजिक्स में आपने मोशन किया तो पहले आपने चैप्टर पढ़ना है, फिर आपको क्या करना है? उसका एनसीईआरटी सॉल्व करना है। ठीक है ना, फिर क्या करना है आपको? उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना है। ये 3 काम अगर आप कर लोगे तो भविष्य के लिए आपके लिए बहुत बेहतर होगा। नो डाउट बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा करोगे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं पता है, पता नहीं क्यों नहीं पता है आपको। ठीक है ना, प्लीज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करें। बहरहाल आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स में फर्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है ना, पोस्टुलेट और एग्जाम्स के बारे में लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, क्या बोला यूक्लिड्स ने? बोला कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। बिल्कुल सही बोला उसने, आपको भी पता है भाई। ध्यान से चेक करो, ये देखिए ये आपके पास प्लेन है। ठीक है ना, और इस प्लेन में देखिए बहुत सारे ये पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लेट अस से इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम सी है, इस पॉइंट का नाम डी है, इस पॉइंट का नाम ई है और इस पॉइंट का नाम आपका मान लीजिए एफ है। करेक्ट, ये ई हो गया और ये हो गया आपका पॉइंट एफ। करेक्ट, तो अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब कोई भी बेटा एक पॉइंट ले लो, ये देखिए एक पॉइंट ले लिया, ये हो गया एनी वन पॉइंट, और एनी अदर पॉइंट कोई भी हो सकता है, डी हो सकता है, सी हो सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताइए, ये नीचे। ठीक इसी तरीके से अगर मैं चाहता तो मैं ए से बी, ए हमारा फर्स्ट पॉइंट है और बी हमारा अनदर पॉइंट है। ठीक इसी तरीके से सी हमारा अगर फर्स्ट पॉइंट है और ई अगर हमारा अनदर पॉइंट है तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताइए। ठीक है, तो इसमें कुछ नया तो बताया नहीं कि आप आज की ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हो 6th 7th 8th में, आपको सब कुछ पता है। लेकिन ध्यान दें बच्चों, इस पोस्टुलेट में कुछ कमी है जो कि हम लोग एक एग्जाम बता के उसको कंप्लीट करेंगे। क्या कमी है इसमें? देखो बेटा, उन्होंने क्या बताया कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जा सकती है। बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि, देखो बात समझो रहा, इन्होंने ये इनका जो ये पोस्टुलेट नंबर 1 है, ये तो बता रहा है कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एटलीस्ट 1 लाइन ड्रॉ करी जा सकती है। एटलीस्ट वन लाइन का मतलब एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक लाइन ड्रॉ करी जा सकती है। लेकिन क्या एक से ज्यादा लाइन भी ड्रॉ करी जा सकती है? बात समझो। मतलब हमने 2 पॉइंट लिए बच्चों। देखिए ये पॉइंट है आपका मान लीजिए ए और ये वाला पॉइंट है आपका बी। करेक्ट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करी जा सकती है, ये तो इन्होंने बता दिया है ना। यानी कि इनके इस पोस्टुलेट से ये तो पता चल रहा था कि हाँ भाई हमारे पास अगर 2 पॉइंट है तो हम कम से कम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन क्या एक से ज्यादा लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो कि इन दोनों पॉइंट से जाए? क्या इस बात का जवाब है यहां पर? बताइए। नहीं, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक है ना, इनके पोस्टुलेट में देखिए यहां पर कमी है। ठीक है, क्या कमी है? कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है ना, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इनके कहने के हिसाब से कम एक स्ट्रेट लाइन तो चलो हम ड्रॉ ही कर सकते हैं, लेकिन क्या 2 पॉइंट अगर आपको दिए हो तो क्या 2 पॉइंट से एक से ज्यादा स्ट्रेट लाइन जा सकती है, पास हो सकती है?
तो अब इसके लिए हमने क्या किया, हमने इसके लिए एक एक्सियम ड्रॉ किया, कह रहा है, इसके लिए हमने एक एक्सियम बनाया हुआ है। तो एनसीईआरटी में आपके नीचे पोस्टुलेट 1 के नीचे एक एक्सियम 5.1 लिखा हुआ है। ये एक्सियम जानबूझ के एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? ताकि ये जो पोस्टुलेट में कमी आ रही है क्या, कि ये जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं जिनको हमने ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन मिली है, तो क्या एक ही स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं जो कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हो, या एक से ज्यादा स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं? तो इस बात का जवाब पहले तो आपको यहां पर थोड़ा सा फील करके मिलेगा। सुनो, आप क्या समझते हो बताओ? आपको अगर 2 पॉइंट दिए हों तो आप इन दोनों पॉइंट से एक से ज्यादा लाइन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बताइए। मेरे ख्याल से तो नहीं बना सकते। हाँ, ये तो आप उसमें भी पढ़ चुके हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। हाँ, 2 पॉइंट अगर आपको दिए हैं तो आप एक ही लाइन बना सकते हो उससे। कैसे सर? ध्यान से बेटा जरा चेक करो। अगर आप कोई और लाइन बनाने की कोशिश करोगे, जैसे कि ये वाली देखो, ये आपने बनाई, ठीक है बेटा, ये लाइन आपकी कहां से पास हो रही? ए से पास हो रही, तो बी से नहीं पास होगी। ठीक, उसके बाद अगर आप सोचो कि लाओ हम ये वाली लाइन एक बना लें, तो ये फिर से ए से पास हो गई, ठीक है ना, बी से नहीं पास हुई। करेक्ट। अब आप बोल रहे हो नहीं सर एक और लाइन लेते हैं ये वाली, लेकिन ये बी से पास हो जाएगी, ये ए से नहीं पास होगी। करेक्ट। तो अगर हम बोलेंगे भाई कोई और एक ऐसी लाइन बनाओ जो लाइन ए से भी पास होती हो और बी से भी पास होती हो, तो जवाब ये है कि अगर आप बनाने चलोगे तो आपको वही लाइन दोबारा मिल जाएगी, ए बी वाली की नहीं। यानी कि अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं, 2 अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, तो उन दोनों अलग अलग पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक ही स्ट्रेट लाइन मिलती है, या अदर दूसरे शब्दों में हम बोलें तो 2 पॉइंट से केवल एक ही स्ट्रेट लाइन जा सकती है, और वो स्ट्रेट लाइन क्या होगी? यूनिक होगी। 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कमी थी यहाँ पोस्टुलेट में, तो इसको हमने किससे कवर किया? एक्सियम से। एक्सियम में भी हम आपको पढ़ के समझा देते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन इससे पहले देखिए, ये जो पोस्टुलेट 1 की कमी थी, ये नोट में हमने लिखा हुआ है, क्या है? नोट दैट पोस्टुलेट 1 टेल्स us that at least one straight line passes through 2 distinct point। distinct point का मतलब 2 अलग अलग पॉइंट, ठीक है ना। पोस्टुलेट 1 हमें क्या बताता है कि 2 अलग अलग पॉइंट अगर हमें दिए हों तो उसमें उन दोनों अलग अलग पॉइंट से एटलीस्ट 1 स्ट्रेट लाइन तो पास होती है, बट इट डज नॉट से दैट देयर कैन नॉट बी मोर देन 1 सच लाइन, ठीक है ना। लेकिन वो इस बात को नहीं बताता है कि इन दोनों पॉइंट से एक से ज्यादा लाइन पास नहीं हो सकती, ये तो नहीं बताता है। और आपको अब पता चल गया ना कि 2 अगर पॉइंट दिए तो उससे केवल एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। यही रीजन है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जब हम लोग ग्राफ बना रहे थे, ग्राफ कैसा आता था? स्ट्रेट लाइन आता था। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमने आपसे बोला था केवल कितने पॉइंट निकालिए? 2 पॉइंट निकालिए। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन पास करेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा चलो, तो बस इसी पोस्टुलेट 1 को थोड़ा सा सुधार के हमने एक्सियम बना लिया। अब तो आप लोग को बेटा पता ही है क्या कि पोस्टुलेट पर्टिकुलरली किसके लिए बनाया गया था? स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए, लेकिन एक्सियम तो कहीं पे भी लग सकता है। एक्सियम तो कहीं पे भी लग सकता है, तो इसको थोड़ा सा सुधार के हमने एक्सियम बनाया हुआ है। हमने क्या एक्सियम बना दिया? हमने बोला गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर हमें 2 अलग अलग पॉइंट दिए हों, अगर हमें 2 अलग अलग पॉइंट दिए हों, लेट अस से P and Q, देयर इज अ यूनिक लाइन। यूनिक क्या होता है? जैसा कोई और दूसरा ना हो। जैसे क्लास में बोलते नहीं भाई ये बच्चा तो यूनिक है, ठीक है ना, यानी कि ये ऐसा बच्चा है कि ऐसा बच्चा ही नहीं हो सकता है, अब चाहे बदमाशी करता हो और चाहे पढ़ाई बहुत अच्छी करता हो, ठीक है ना। तो वही चीज है, कह रहा है गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 पॉइंट अगर आपको अलग अलग दिए, लेट अस से P and Q, देयर इज अ यूनिक लाइन। उन दोनों पॉइंट से केवल एक और एक ही यूनिक लाइन पास हो सकती है, उसके अलावा उससे कोई दूसरी लाइन पास नहीं हो सकती है। तो देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। ये देखिए, ठीक है, तो ये आपको पता यहां पर चल गया। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। अब देखिए, ये अगर एक्सियम है बेटा, तो ये ज्योमेट्री के अलावा आप कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है ना। कहीं पे भी लगाने का ये मतलब है कि अब मैं आपको क्या बताऊं, मान लो कोई वीडियो गेम की प्रोग्रामिंग कर रहा है, अब उसमें स्ट्रेट लाइन उनको बनाना है कहीं पे, ठीक है, 3 डायमेंशनल में उनको स्ट्रेट लाइन बनाना है। मैं बहुत अच्छा तो ये एग्जांपल आपको नहीं दे पा रहा हूँ, आप वीडियो गेम वगैरह खेलते हो ना, उसमें भी प्रोग्रामिंग वगैरह होती होगी, तो वहाँ पर उनको क्या करना पड़ता होगा, 2 पॉइंट्स को जब वो ज्वाइन करते होंगे उनको एक ही स्ट्रेट लाइन मिलता होगा, ठीक है, प्रोग्रामिंग में। बहरहाल तो यही चीज़ है, एक्सियम का यूज़ आप कहीं पे भी कर सकते हो। और एग्जांपल देख लीजिए, अब ये स्पेस है, ज़रूरी नहीं कि प्लेन में ये काम हो, ये स्पेस है, स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं? बहुत सारे, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर, इमेजिन करो, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, या एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, इनको ऐसा ज्वाइन करोगे तो एक ही तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी बताइए, ठीक है ना। तो बस यही है, कोई डाउट है बताइए? तो बस इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं पोस्टुलेट 2 की तरफ। और स्टूडेंट्स, पोस्टुलेट नंबर 2 में आप ये समझिए, पहले देखिए, आज आपने 6th 7th 8th में लाइन के बारे में तो पढ़ा ही हुआ है ना।
तो कुछ ऐसा आप लोग डायग्राम बनाते थे लाइन में, और इधर भी एरो लगा देते थे, इधर भी एरो लगा देते थे, ठीक है ना। और 6th 7th 8th में हमको पढ़ाया भी जाता था कि लाइन को आप इधर चाहे जितना लंबा ले जाओ, इधर चाहे जितना लंबा एक्सटेंड आप इसको कर सकते हो, है ना। और हमको ये भी पढ़ाया गया है 6th 7th 8th क्लास में क्या, कि लाइन का अगर छोटा सा टुकड़ा ले लेना, लाइन का अगर छोटा सा पार्ट काट के निकाल लें तो उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हमने छोटा सा पार्ट काट के ये वाला ऐसे निकाल लिया, ठीक है ना, ये तो ये क्या क्या कहलाएगा आपका लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। अब सुनो, ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, हमको पता है कि इस लाइन सेगमेंट को भी हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी, इस लाइन सेगमेंट को इधर बढ़ा दीजिए और इस लाइन सेगमेंट को आप इधर बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो लाइन सेगमेंट नाउ डेज जिसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में लाइन के एक बहुत छोटे से पार्ट को प्रेजेंट डे में हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। तो यूक्लिड्स के टाइम में यूक्लिड्स ने उसको टर्मिनेटेड लाइन बोला था। क्या बोला था? यूक्लिड के लैंग्वेज में ये जो आपका बेटा लाइन सेगमेंट होता है, इसी को उसने क्या बोला था, टर्मिनेटेड लाइन, ठीक है ना। तो यूक्लिड्स लैंग्वेज, यूक्लिड्स की भाषा में जो आपका लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन का जो छोटा सा पार्ट होता था, उसी को वो क्या बोलता था, टर्मिनेटेड लाइन। तो टर्मिनेटेड लाइन आपको पता चल गई। यूक्लिड ने टर्मिनेटेड लाइन किसको बोला? तो जवाब है किसी लाइन के बहुत छोटे, किसी लाइन के छोटे से टुकड़े को, छोटे से पार्ट को उसने क्या बोला, टर्मिनेटेड लाइन बोला। यानी कि टर्मिनेटेड लाइन इज नथिंग, इट इज व्हाट, लाइन सेगमेंट। नाउ अडेज वी कॉल टर्मिनेटेड लाइन एज लाइन सेगमेंट। ओके, तो आप पोस्टुलेट 2 पढ़िए, क्या कहता था? कहता था अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, ठीक है ना। सही तो है, हमें भी तो पता है, यही तो मैंने आपको बताया क्या, कि कोई टर्मिनेटेड लाइन आपके पास होगी, यानी कि कोई लाइन सेगमेंट होगा अगर आपके पास, तो आप उसको इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हो। इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करने का मतलब है इधर चाहे जितना लंबा ले जाओ आप इसको, और आप चाहे इधर इसको जितना लंबा ले जा सकते हो, करेक्ट। अब आप देख लीजिए, एक डायग्राम भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये इस तरीके से एक टर्मिनेटेड लाइन है, ये देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी इसके टर्मिनेटेड पॉइंट है, यानी कि एंड पॉइंट है, ठीक है ना। पॉइंट ए और पॉइंट बी एंड पॉइंट है। तो अब अगर हमारी मर्जी करती तो हम इसको बी की तरफ से कितना भी लंबा ले जा सकते हैं, ठीक है। इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली, ठीक है, कितना भी लंबा ले जा सकते हो आप इसको। यहाँ पे भी आप इसको स्ट्रेट रखना, इसको आप कितना भी लंबा ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। कोई डाउट है? कितना लंबा का मतलब कितना भी लंबा, जितना लंबा ब्रह्मांड है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, बहुत छोटी सी बात थी। अब पोस्टुलेट 3 में आइए, कह रहा है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो ये एनी सेंटर का क्या मतलब है और एनी रेडियस का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से चेक करो। ये आपके पास प्लेन है, ठीक है ना। प्लेन में कितने पॉइंट्स होते हैं? तो जवाब है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ये देखिए सब प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये देखिए प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मान लीजिए ये वाला पॉइंट है O, इस पॉइंट को हमने चूज किया और कोई रेडियस हमने ले ली 2 सेंटीमीटर की। कितनी? 2 सेंटीमीटर की। तो यहाँ हम अपना क्या रखेंगे, कंपास, और यहाँ पे पेंसिल रख के 2 सेंटीमीटर रेडियस लेके या ऐसे आर्क लगाते चले जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, 2 सेंटीमीटर सर्कल का एक रेडियस सर्कल हमको मिल जाएगा, करेक्ट। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट है, लेट अस से इस पॉइंट का नाम क्या है, Q है। यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये देखिए हम कर सकते हैं। तो आप कोई भी सेंटर चूज कर सकते हो, यानी किसी भी पॉइंट को आप चूज करोगे सेंटर जैसा बिहेव करेगा, और कितनी भी लेंथ का रेडियस लेके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें आपको ही पता है, ये तो फैक्ट है भाई, कोई भी सेंटर लेके कितनी भी रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, तो फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको प्रूफ करने की कोई जरूरत है नहीं, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, पोस्टुलेट बोला। बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरीके से आप स्पेस में भी कर सकते हो। ये स्पेस है, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट चूज किया, यहाँ पे कोई पॉइंट चूज किया, और हमने यहाँ से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले ली या 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके ये देखिए एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, जो कि स्पेस में एक 2 डायमेंशनल फिगर होगा जिसके पास एक सरफेस एरिया होगा, ठीक है। चलो बस यही चीज़ है। नेक्स्ट है पोस्टुलेट नंबर 4, कह रहा है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल राइट एंगल्स, राइट एंगल्स क्या होते हैं सभी बच्चों को पता है, हाँ। राइट एंगल्स का मतलब ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू कितनी होती हो, 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू कितनी होती हो, 90 डिग्री, ठीक है ना। अब ध्यान से जरा बेटा चेक करो, मान लो ये एक रे है आपके पास, ठीक है ना, और एक ये दूसरी रे है हमारे हाथ में। ये दूसरी रे को हम एक पेन से दिखाएंगे, ये दूसरी रे, ठीक है ना, ये ऐसे। अब ये जो दूसरी रे, ये है आपके पास O A, और ये जो दूसरी रे O
P। अब हमने क्या किया, इस OP को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाया, ठीक है। तो जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के इस स्थिति में ले आएंगे तो ये जो एंगल होगा आपका, ये क्या कहलाता है, 90 डिग्री। लीजिए, तो कह रहा है कि आप जितने भी राइट एंगल्स देखेंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। बस सिंपल है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आप चैप्टर पढ़ोगे, कौन सा, क्लास 10th में आप पढ़ोगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाला चैप्टर, ठीक है। टू ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट करोगे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एनदर। देखिए वहां पे क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। एक ऐसा देखिए आपके पास बेटा ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल A B और C। अब देखो मान लो B पे क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल का साइन सबको आता है ना बनाना, ये राइट एंगल का साइन है। जब भी ऐसा बनाओ तो समझ लीजिएगा 90 डिग्री, ओके। एंगल B कैसा है बताइए, 90 डिग्री है, करेक्ट। और इसके बाद एक ट्राइंगल और इन्होंने आपको दिया हुआ है, ये देखिए, मान लीजिए कि जो दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल PQR विच इज राइट एट Q, जिसका एंगल Q कितना है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब एंगल B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल Q। क्यों, क्योंकि एंगल B भी क्या है, राइट एंगल है, और एंगल Q भी क्या है, राइट एंगल। तो जितने भी राइट एंगल्स आपको दिखेंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बेटा, मान लीजिए कि कोई सर्कल है, ये सर्कल है, और इस सर्कल के सेंटर O पे भी एक एंगल बना हुआ है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का। ध्यान से चेक करो बेटा, कुछ इस तरीके का यहाँ सेंटर पे एंगल बना हुआ है, ठीक है ना। ये देखो, मान लो मैंने तुमको बोल दिया ये एंगल का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। एंगल AOB कितना है आपका, 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते होंगे ये वाला फिगर देख लीजिए, ये वाला फिगर देख लीजिए, ये वाला फिगर देख लीजिए, ठीक है, और ये वाला फिगर देख लीजिए। सब जगह जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि सब क्या है, राइट एंगल है। यानी कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल POM, ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल MOP, एंगल MOP इज इक्वल्स टू एंगल AOB। ये सब आपस में इक्वल है बिकॉज ईच एंगल इज व्हाट, राइट एंगल। तो दुनिया के जितने भी राइट एंगल होंगे यानी कि 90 डिग्री जिनकी वैल्यू होगी वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। और ये वेल नोन है, इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, पोस्टुलेट बोला। कोई डाउट है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं पोस्टुलेट नंबर 5। नाउ स्टूडेंट्स, पोस्टुलेट नंबर 5 देखिए यूक्लिड्स का। इसके पहले पोस्टुलेट नंबर 1 2 3 4 बहुत इजी थे, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, वो कॉम्प्लेक्स कहीं नहीं थे। लेकिन पोस्टुलेट 5 आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। और फिर पोस्टुलेट नंबर 5 को डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी है, जो कि हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं आपको समझा दूंगा। इसके ऊपर जो फर्दर डिस्कशन है वो एक्सरसाइज 5.2 में किया जाएगा। तो 5.2 का जब इंट्रोडक्शन देंगे तो पोस्टुलेट नंबर 5 पे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी हम आपको समझाते हैं पोस्टुलेट नंबर 5 क्या है। तो देखो बेटा जरा, पोस्टुलेट नंबर 5 में बोलता है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, पढ़िए। कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, यानी कि सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, टू स्ट्रेट लाइन्स होना चाहिए, और फिर आपको एक और स्ट्रेट लाइन लेना चाहिए, और इस स्ट्रेट लाइन को, ये जो दो स्ट्रेट लाइन आपने ली इसके ऊपर फॉल करा देना चाहिए। फॉल कराने का मतलब गिरा देना चाहिए, गिराने का मतलब उसको इंटरसेक्ट करती हुई जाती हो। अब बात समझ रहा है, जैसे कि मान लो आपके पास ये टू डिस्टिंक्ट लाइन है, ये देखिए, पहले हमने टू लाइन्स ली, ये देखिए, ठीक है, ये लाइन है आपकी, मान लीजिए लाइन, ये लाइन AB है, और ये लाइन मान लीजिए आपकी CD, करेक्ट, AD एंड CD, ठीक है। तो ये जो टू स्ट्रेट लाइंस इन्होंने बोली, हमने कौन कौन सी चूज करी बताइए, लाइन AB एंड लाइन CD। अब ये जो बोला है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो टू स्ट्रेट लाइन है इस पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल करेगी। तो ये देखिए हमारे हाथ में एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, और ये इस पे इस तरीके से देखिए ऐसे फॉल करेगी, ठीक। तो बना लेते हैं, मान लीजिए कि ये जो स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, PQ, ठीक है ना, PQ, करेक्ट। PQ स्ट्रेट लाइन AB और CD को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, मतलब टू अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट P और Q पर, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका नाम क्या है बताइए, इसका नाम है PQ। अब कह रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट, ये इट किसके लिए लगा हुआ है, इट लगा हुआ है आपका PQ के लिए, ठीक है। मतलब जब ये PQ AB और CD के ऊपर फॉल कर जाए, ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ PQ। मतलब जो लाइन फॉल करी है उसके सेम साइड में आपको इंटीरियर एंगल्स चेक करने। अब बच्चों को नहीं पता चलता है सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स कौन से, तो ध्यान से चेक करो, ये जो PQ है ना, ये देखो इसके PQ है,
पीक्यू की दो साइड, एक तो इधर वाला एक उधर वाला, यानी कि एक तो इधर वाला और एक उधर वाला, एक राइट वाला पोर्शन है और एक लेफ्ट वाला पोर्शन है। अब इंटीरियर पार्ट्स कौन से होते हैं? तो देखो बेटा, ये वाला जो पोर्शन है ना, देखो लाइन, तो ये लाइन जो है पीक्यू जा रही है ना, तो ये वाला जो पोर्शन होगा इधर वाला, ये देखिए ये इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स। और ये भी इंटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल क्या है? इंटीरियर है। और अगर यहाँ वाला एंगल आप ले लोगे, एंगल तो देखो भाई पीक्यू के राइट हैंड साइड में एंगल तो यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन ये वाला एंगल क्या कहलाएगा आपका? एक्सटीरियर, ये बाहर का एंगल कहलाएगा, ठीक है ना। तो इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? इंटीरियर एंगल वो होगा जो ए बी और सी डी के अंदर बंद होगा, ऐसे ए बी के बाहर नहीं होना चाहिए और सी डी के ऐसा बाहर। ये वाला एंगल नहीं चलेगा, ये वाला एंगल नहीं चलेगा और ये वाला एंगल भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। कोई डाउट है बताइए? इंटीरियर एंगल समझ में आ गया, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम आपको एक और डायग्राम बना के दिखाएं तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ जाओगे, ठीक है ना। देखो देखो यहाँ पे देखो, मान लो आपके पास फिर से टू स्ट्रेट लाइन है और ये हमने इसको कट कर दिया ऐसे, ठीक है ना। एक बार बताइए, ये वाला एंगल कैसा एंगल है? इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है? इंटीरियर है, ठीक है। तो यहाँ हम ई लिख दे रहे हैं, इंटीरियर। ये भी क्या है? इंटीरियर है। ये भी क्या है? इंटीरियर है। ये भी क्या है? इंटीरियर। लेकिन ये क्या है आपका? एक्सटीरियर। ये भी क्या है आपका? एक्सटीरियर। ये भी क्या है आपका? एक्सटीरियर। और ये वाला एंगल भी क्या है आपका? एक्सटीरियर। तो आपको एक्सटीरियर एंगल की बात नहीं करी पोस्टुलेट में, किसकी बात करिए? इंटीरियर एंगल्स की बात करिए, ठीक है ना। यानी कि आपको या तो ये वाला लेना है और ये वाला, और हाँ जब ये वाला और ये वाला लेना है तो साथ साथ लेना है। क्यों साथ साथ लेना है? क्योंकि ये पीक्यू के सेम साइड में, कौन से साइड में? लेफ्ट साइड में। और जब आप ये वाले एंगल और ये वाले एंगल की बात करोगे तब आपको इन दोनों को साथ साथ लेना है। क्यों? क्योंकि ये भी तो पीक्यू के सेम साइड है, अब राइट हैंड साइड में, लेकिन है तो इंटीरियर ना, सही है। तो इंटीरियर एंगल्स आपको पेयर में लेने, और फिर लेने के बाद क्या चेक करना है? ध्यान से चेक करो, लेने के बाद क्या चेक करना है? पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। लेस देन टू राइट एंगल मतलब पीक्यू के सेम साइड अगर हम इंटीरियर एंगल्स को ले लें, हाँ, और क्या करें? उसको जोड़ दें, उसको उसका सम कर दें। और वो सम अगर किससे कम आ रहा हो? किससे? लेस देन आ रहा हो। किससे कम आ रहा हो? टू राइट एंगल से अगर कम आ रहा हो, तो जिधर ऐसा हो रहा होगा उधर ही अगर हम स्ट्रेट लाइन को प्रोड्यूस करेंगे तो वो आगे जाके किसी पॉइंट पे मीट करेंगी। सुन लो, फिर से पढ़ लो। कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, अभी क्लियर होगा और डायग्राम बना के बता दूंगा। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। टेकन टुगेदर किसको बोल रहा है बताइए? टेकन टुगेदर किसके लिए बोल रहा है? टेकन टुगेदर दोनों एंगल्स के लिए बोल रहा है। कौन से दोनों एंगल्स? जो सेम साइड ऑफ द पीक्यू हो, जो सेम साइड्स ऑफ द पीक्यू, चाहे ये दोनों की बात कर रहा हो और चाहे ये दोनों की बात कर रहा हो, लेकिन उन दोनों की बात कर रहा है जिन दोनों को टेकन टुगेदर मतलब साथ में लेने पर, टेकन टुगेदर का मतलब साथ में लेके सम करने पर, उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? लेस देन टू स्ट्रेट लाइन। तो जिस साइड ऐसा होता होगा उस साइड रिजल्ट क्या आता है? तो आगे पढ़िए उस साइड। देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस indefinitely meets on that side on which the sum of angle is less than two right angles, ठीक है ना। तो जिस साइड ऐसा होता होगा उस साइड अगर ये जो दो लाइंस थी आपकी, कौन सी? ए बी और सी डी को, अगर इसको हम इनडेफिनेटली आगे बढ़ाते जाएं तो ये किसी पॉइंट पे मीट करेंगी, ठीक है। अब इसको और अच्छी तरीके से हम आपको क्लियर करते हैं, ज़्यादा परेशान मत हो। सुनो, मान लीजिए कि आपके पास ऐसा फिगर है, करेक्ट? आपका फिगर है, ऐसा फिगर है। अब मान लो, देखो बेटा, इतना तो सबको पता है, इतना सबको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना, कि देखो चलो हम आपको वैल्यू दे देते हैं आपके समझाने के लिए। ये 30 डिग्री मान लीजिए, ये 150 डिग्री है, करेक्ट। और इसी तरीके से बेटा मान लो ये है आपका 40 डिग्री, ठीक, और ये है आपका कितना? 140 डिग्री, करेक्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, PQ के इधर ये वाला और ये वाला जो एंगल दिख रहा है, मान लो हमने इसको बोला एंगल 1 और इसको बोला एंगल 2। लीजिए, इसको एंगल 1 बोला, एंगल 1 का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री, और एंगल 2 का वैल्यू कितना? 40 डिग्री, और एंगल 3 का वैल्यू कितना है? 150 डिग्री, और एंगल 4 का वैल्यू कितना है आपका? 140 डिग्री, करेक्ट। तो हमने क्या किया? हमने बोला भाई PQ के ऑन द सेम साइड इंटीरियर एंगल बताओ कौन कौन से। तो आप बोलोगे देखो सर 1 के साथ 2 ले सकते हो और 3 के साथ 4 ले सकते हो। हमने कहा ठीक है, लेके सम करो। तो आपने क्या किया? आपने बोला सर एंगल 1 और प्लस एंगल 2 मैं करने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है करो, ठीक है। एंगल 2 का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री, एंगल 1 का वैल्यू 30 डिग्री, एंगल 2 का वैल्यू 40 डिग्री। जब आपने सम किया तो कितना आ गया बताइए? 70 डिग्री आ गया। अब एक बात बताओ बेटा, ये 70 डिग्री जो है वो 2 राइट एंगल्स, ये बताओ 2 राइट एंगल्स कितने हो? क्या होता है 2 राइट एंगल्स का मतलब? नहीं पता क्या? 2 राइट
एंगल्स, 2 राइट एंगल्स लेने हैं आपको। 2 राइट एंगल का मतलब 90 प्लस 90, एक राइट एंगल कितना होता है 90, तो 2 राइट एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 90, यानी कि 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री, करेक्ट। तो इसका ये मतलब हो गया 2 राइट एंगल का वैल्यू कितना है 180 डिग्री। तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो आंसर आया है यानी कि PQ के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल है उनका सम 2 राइट एंगल से लेस आया है कि नहीं आया है, चेक करो। लेस आया है, यस। तो हम ये लिखेंगे कि जो 70 डिग्री आया है ये लेस है, ये लेस देन का साइन है ना, लेस देन व्हाट, लेस देन 2 राइट एंगल्स। या फिर आप और इसको आसान तरीके से लिख सकते थे कि भाई हमारा जो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 आया है जिसका वैल्यू कितना है 70 डिग्री, इट इज लेस देन व्हाट 2 राइट एंगल का मतलब क्या 180 डिग्री। तो जिस साइड ऐसा होता होगा उस साइड अगर हम लाइंस को इनडेफिनेटली एक्सटेंड करें तो वो किसी पॉइंट पे मीट करेंगे। आप चेक भी कर सकते हो, इससे कुछ रिजल्ट निकल जाएगा, परेशान ना हो, भी देखो बताएंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर हम इनडेफिनेटली एक्सटेंड करें इस साइड जिधर सम कितना आ रहा है 180 से कम, ये देखिए, क्योंकि भाई आपकी AB और CD को हम बढ़ा तो किधर भी सकते हैं ना, चाहे तो PQ के लेफ्ट में एक्सटेंड करें इंडेफिनेटली और चाहे तो PQ के राइट में एक्सटेंड करें इंडेफिनेटली, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो PQ के राइट में, अगर आप क्लियरली चेक करोगे PQ के राइट में बेटा इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, चेक करो 150 और 140 कितना हो जाएगा आपका ये 290 है ना। और 290 तो क्या है आपका, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है बेटा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो तो 180 से ग्रेटर आ गया, वो तो 180 से ग्रेटर आ गया, ठीक है ना। तो एंगल का सम जिस साइड 180 से क्या हो लेस हो उसकी बात करी गई है कि उस साइड अगर हम साइड्स को एक्सटेंड करेंगे इंडेफिनेटली तो वो किसी पॉइंट पे मीट करेंगी। लेट अस से कहाँ मीट कर रही है AB और आपकी CD पॉइंट M पे, करेक्ट। इधर क्या होगा, इधर आप खुद सोच सकते हो, इधर आप खुद सोच सकते हो। बताओ अगर आपका सम कितना आ जाए 180 से ग्रेटर आ जाए तो इसको अगर आप ऐसा आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं पे मीट नहीं करेंगी, ठीक है ना। लेकिन इधर की कोई मान्यता नहीं है इसके पोस्टुलेट में, इधर को आप स्टडी नहीं करना है, आपको इधर को स्टडी करना है। अब इधर की क्यों मान्यता है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, वो भी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनो जरा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। हाँ अब देखो मान लो मैं आपको एक सवाल देता हूँ इसी पोस्टुलेट पे बेस, सुनो, इसी पोस्टुलेट पे बेस मैं आपको एक सवाल देता हूँ। ये देखिए एक डायग्राम के थ्रू हमने आपको एक सवाल दिया, ठीक है ना। ये डायग्राम बेटा कुछ इस तरीके से है, हमने बोला क्या कि ये कोई लाइन है, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे, ठीक। अब पता क्या बोलेगा, सर देखने में तो पैरेलल लग रही है। अरे तुम्हारे देखने से क्या होता है, सुनो, तुम्हें क्या लगाना है, यूक्लिड्स का 5th पोस्टुलेट लगाना है। ये दो बेटा लाइन दी हुई है, लेट अस से L1 और L2। हमने बोला कि एक लाइन इस पे फॉल करती है, ये लीजिए एक लाइन इस पे फॉल करती है और जो लाइन इस पे फॉल करती है वो क्या है L3, ठीक है ना। अब हम तुमको क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो बेटा, हम तुमको बोल रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 ये है और एंगल 3 और एंगल 4 ये है। अब हमने तुमको बोला कि एंगल 1 और प्लस एंगल 2 जब हमने निकाला तो वो लेस आ रहा है किससे 180 डिग्री से, ये हमने बोला, यानी कि 1 और 2 को ऐड करने से 180 से क्या हुआ लेस हुआ। एक तो हमने ये तुमको बोला, ठीक है ना। उसके बाद हमने तुमको बोला कि भाई एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। तो हम तुमसे सवाल कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं ये बताओ कि लाइन L3 के राइट में L1 L2 इंटरसेक्ट करेंगे या लाइन L3 के लेफ्ट में L1 L2 इंटरसेक्ट करेंगे, बताइए। फिगर को देख के मत बताइए, आप कॉन्सेप्ट को देख के बताइए। ये देखिए लाइन L3 के किधर साइड इंटीरियर एंगल का सम 180 से लेस है, बताइए। राइट में ना, चेक करो, एंगल 1 प्लस 2 का सम क्या दिया हुआ है 180 से लेस ना। आप फिगर पे क्यों फोकस कर रहे हो, फिगर तो मैंने जानबूझ के कंफ्यूजिंग दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, नहीं बात समझ में आई, ठीक है ना। चलो थोड़ा ठीक कर देते हैं, लो अब ठीक लग रहा है, जानबूझ के मैंने कंफ्यूजिंग दिया हुआ था, ऐसे ही तो सवाल आपको आएगा, ठीक है ना। तो 1 और 2 लाइन L3 के राइट हैंड साइड 1 और 2 ये जो इंटीरियर एंगल इनका सम क्या है 180 से लेस है, और जिस साइड सम 180 से लेस होता है उधर ही तो लाइंस को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो इंटरसेक्ट करेगी, नहीं समझ में एक बार। यानी कि लाइन L1 को और लाइन L2 को अगर इनडेफिनेटली हम एक्सटेंड करें तो आगे जाके किसी पॉइंट पे क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी। कोई डाउट है बताइए। हाँ अब मान लीजिए कि हम आपको फिर से एक सवाल देते हैं, ठीक है ना। ये देखिए आपको हमने फिर से एक सवाल दिया पोस्टुलेट नंबर 5 पे, देखिए ये सवाल है आपका कुछ इस तरीके से, ये हमने फिर से आपकी लाइंस बना दी, करेक्ट। ये अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर देखने में तो पैरेलल लग रहा है, भाई आपको लग रहा है ना, एक बात बताइए, मान लीजिए ये 2 लाइन्स है, ठीक है, ये 2 लाइन्स है, अभी तुम्हें देखने में लग रहा है पैरेलल, अगर मैं इसको 0.5 डिग्री घुमा दूं हल्का सा, ये ऐसा हल्का सा,
इतना हल्का कि तुम्हें समझ में ही नहीं आए। सोचो बहुत स्लाइटली इसको, अगर मैं नीचे वाली तो फिक्स है, ऊपर वाली को बहुत स्लाइटली ये ऐसा कर दिया, तब भी तुम दूर से देखोगे बोला अरे तो पैरेलल है, तो तुम्हारे देखने से थोड़ी ना पैरेलल होती है। ठीक है, हम यूक्लिड्स का क्या लगाएंगे, फिफ्थ पोस्टुलेट लगाएंगे। क्या करेंगे बताओ, ये दो लाइन्स हैं, इस पे एक लाइन फॉल करा देंगे। ठीक है, इस पे एक लाइन ऐसे करके फॉल करा देंगे। अब फॉल कराने के बाद इधर एंगल बनेगा, इधर एंगल बनेगा, नाम रख देंगे एंगल 1, एंगल 2, इधर एंगल बनेगा 3, इधर एंगल बनेगा 4। फिर हम जाके चेक करेंगे, डी लेके आएंगे, डी जिससे मेजर किया था एंगल है, एंगल 1 को मेजर कर लेंगे, एंगल 2 को मेजर कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, तो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 हमने निकाला। अगर ये सम 2 राइट एंगल से लेस आया, यानी कि 180 से अगर लेस आया, अगर मान लो ये क्या आया 180 से क्या आ गया, लेस आ गया। ठीक है ना, तो इस लाइन के इधर साइड, इस लाइन और इस लाइन को एक्सटेंड करने पर ये इनडेफिनेटली कहीं पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ये हम बता सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो, मान लो ऐसा नहीं हुआ, मान लो ऐसा नहीं हुआ, क्या कि 1 + 2 180 से लेस नहीं आया, क्या आ गया, ग्रेटर आ गया। और अगर 1 + 2 180 से ग्रेटर आ गया तो इसका मतलब पक्का एंगल 3 और एंगल 4 को जब हमने मेजर किया होगा और सम किया होगा तो 180 से क्या आया होगा, छोटा। तो इस लाइन के राइट हैंड साइड वाले जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 2 राइट एंगल से क्या आ गया, लेस आ गया। तो बताओ ये दोनों लाइन इंडेफिनेटली एक्सटेंड करने पर, प्रोड्यूस करने पर कहां पे कट करेंगी, इस लाइन के राइट हैंड साइड में। यानी कि अब ये कहां इंटरसेक्ट करेंगी, यहां पे। कोई डाउट है बताइए? तो दो लाइंस आपने दूर से ऐसे देखी और दोनों लाइन को देखकर आप नहीं बता सकते हो कि ये पैरेलल है कि नहीं है। इतना तो सबको पता होगा क्या कि पैरेलल लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती। भाई इतना तो पता है ना, जैसे रेलवे ट्रैक होता है आपका एकदम पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब दोनों ट्रैक के बीच में हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ये तो पता है सबको, ठीक है ना। तो कोई दो लाइन पैरेलल है कि नहीं है ये आप आंखों से देख के थोड़ी ना बताओगे, ये आप यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट नंबर 5 देख के बताओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप पढ़िए क्या कह रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन हमारे पास कौन सी थी, ए बी और सी डी। इस पे अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है पी क्यू, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, ठीक है, ये अपने सेम साइड पे इंटीरियर एंगल बनाती है। इसके दो साइड हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो ये देखिए ये वाला और ये वाला इंटीरियर एंगल है, इसी तरीके से ये वाला इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ दिस स्ट्रेट लाइन पी क्यू विच फॉल्स ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। अगर इन दोनों को साथ साथ ले लें, ठीक है ना, या इसको एक साथ ले सकते हो, इसको एक साथ ले सकते हो, इसको नहीं लेना है, ठीक है ना। अगर इन दोनों को एक साथ ले लें और ये किससे लेस आ जाए बताइए, 2 राइट एंगल से, यानी कि 180 से लेस आ जाए, देन द 2 स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। तो जो 2 स्ट्रेट लाइन थी अगर हम इसको इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल। तो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस ए बी और सी डी को आगे बढ़ाने पर ये उधर साइड, ये पी क्यू के उधर साइड, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, ये उधर साइड मीट करेंगी, आगे जाकर यानी कि एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। किधर करेंगी, जिधर पी क्यू के जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 180 से क्या आया है, लेस आया है। कोई डाउट है बताइए? ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ तो इतना ही पढ़ाया गया है, लेकिन मैं आपसे क्या बोलता हूँ, मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अगला चैप्टर है आपका शायद लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से लाइन्स एंड एंगल्स के लिए बेटा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है। क्या कंक्लूजन मिलता है लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर के लिए, वो भी आप यहीं पे डिस्कस कर लीजिए। कंक्लूजन ये मिलता है कि मान लीजिए आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, ठीक है ना। ये देखिए आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये लाइन L1 और लाइन L2, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, करेक्ट। और इसको एक लाइन L3 ने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, ये नीचे, ठीक। अब इस लाइन L3 के इंटीरियर एंगल्स बने हुए हैं लेफ्ट में भी और राइट में भी, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। तो ये एंगल 1 है अगर, और ये एंगल 2 है अगर, ये एंगल 3 है अगर, और ये एंगल 4 है, करेक्ट। तो अगर हमने आपको बोला कि भाई डी लेके आओ और एंगल मेजर करो, आपने 1 और 2 को मेजर किया, देखिए बड़ा मजेदार है ये, आपने एंगल 1 और प्लस एंगल 2 किया तो इस बार बड़ा मजेदार रिजल्ट आया। क्या रिजल्ट आया सुन लो, पता है, ये 2 राइट एंगल से लेस नहीं हुआ और ग्रेटर भी नहीं हुआ, 2 राइट एंगल के इक्वल हो गया, 2 राइट एंगल के इक्वल हो गया। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो किसके इक्वल हो गया बताइए, 180 डिग्री के इक्वल हो गया, ठीक। एंगल 3 और एंगल 4 का जो सम है, एंगल 3 और एंगल 4 का जो सम है वो भी 180 डिग्री के इक्वल हो गया। बड़ा मजा आ गया। चेक करो, क्या 5th पोस्टुलेट ही नहीं फॉलो हो रहा है भैया, 5th पोस्टुलेट नहीं फॉलो हो रहा है। वो क्या कह रहा था कि अगर इस लाइन के सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम 180 से लेस हो जाए, हो ही नहीं रहा है, ना तो लेफ्ट हैंड साइड भी नहीं हो रहा है और
राइट हैंड साइड भी नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो जवाब है अगर हो जाता तब तो पोस्टुलेट फिफ्थ की हेल्प से ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती भाई, या तो लाइन L3 के लेफ्ट में इंटरसेक्ट करती या तो लाइन L3 के राइट में इंटरसेक्ट करती। लेकिन बेटा जब ये कंडीशन ही नहीं फॉलो हो रही है, यानी कि इन दोनों का सम 180 से लेस नहीं आया और इन दोनों का सम यानी कि 3 और एंगल 3 और 4 का भी सम 180 के से ग्रेटर या लेस नहीं आया। लेस नहीं आया पे हम फोकस करेंगे, लेस नहीं आया, बल्कि क्या हुआ बताओ, 1 और 2 क्या हो गया 180 के इक्वल, 3 और 4 क्या हो गया 1। इसका मतलब ये है कि इस लाइन L1 को चाहे हम इधर एक्सटेंड करें इनफाइनाइटली और चाहे इधर इनफाइनाइटली एक्सटेंड करें, ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। नहीं समझ में आई बात? यानी कि अगर यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट फॉलो नहीं हो रहा हो, यानी कि जब दो लाइंस आपको दी हो उस पे एक लाइन फॉल करे और यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट फॉलो ना हो रहा हो का मतलब है ना तो लाइन के लेफ्ट में ना तो लाइन के राइट में इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से लेस हो रहा हो, कहीं नहीं हो रहा है ऐसा, तो इसका मतलब फिफ्थ पोस्टुलेट नहीं फॉलो होगा। और फॉलो ही नहीं होगा तो लाइन L3 के लेफ्ट में भी ये कहीं नहीं काटेंगी और लाइन L3 के राइट में भी ये L1 L2 कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि अगर यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट नहीं फॉलो हो रहा हो, ठीक है ना, तो दो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। बताइए क्या डाउट है? ठीक है, सिंपल है कि नहीं है बताइए। और यहां से एक बात और पता चली कि अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि भाई दो लाइंस कब पैरेलल होती हैं, दो लाइंस कब पैरेलल होती हैं, तो आप हमको क्या बोलोगे? सर दो लाइंस दे दीजिए, हमने आपको दे दी। आप बोलोगे सर एक और लाइन लेके आओ जिसको इसके ऊपर फॉल करा दो। फॉल करा दिया। इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्सल लाइन। ये आप लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है ना। बहरहाल इस पे एक लाइन फॉल करा दीजिए, हमने करा दी। अब आप बोलोगे सर डी लेके आइए, एंगल 1 मेजर करिए, एंगल 2 मेजर करिए। अगर सम कितना आ गया 180, तब तो ये क्या हो जाएगा? ये पोस्टुलेट 5 को फॉलो नहीं करेगा, पक्का दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। फिर आप मेरे को बोलोगे सर 3 और 4 भी क्या रहा होगा? पक्का इनका सम भी क्या रहा होगा? 180 डिग्री के इक्वल। यानी कि टू लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री। सिंपल शब्दों में बोलें तो अगर यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट फॉलो ही ना हो रहा हो तो लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले इतना कॉपी कर लीजिए फिफ्थ पोस्टुलेट को और इसको एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक हमको डिस्कस करना है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम्स और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम्स। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रपोजिशन और थ्योरम्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यूक्लिड ने क्या किया था, जितने भी उनके डेफिनेशन थे, जितने भी उसके पोस्टुलेट थे, जितने भी उसके एक्सियम्स थे, ठीक है ना। ऑब्वियसली आपको पता है एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स और जो भी उनकी डेफिनेशंस हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, उसको मान लिया गया, उसका कोई प्रूफ नहीं। तो उसको मानते हुए लॉजिकल रीजनिंग करते हुए उसने फर्दर बहुत सारे रिजल्ट्स प्रूफ किए। लगभग उसने अपनी बुक में 465 रिजल्ट्स प्रूफ किए। किसकी हेल्प से? एक्सियम्स और पोस्टुलेट की हेल्प से उसने बहुत सारे रिजल्ट्स प्रूफ किए और इन रिजल्ट्स को ही क्या बोला गया? प्रपोजिशंस और का मतलब या थ्योरम्स। इनको क्या बोला गया? प्रपोजिशंस या थ्योरम्स। तो टोटल यूक्लिड ने कितने थ्योरम दिए थे या कितने प्रपोजिशन प्रूफ किए थे? 465। फिर से मेरा सवाल सुनिए, ये थ्योरम और प्रपोजिशन कैसे प्रूफ किए जाते हैं? तो जवाब है ये थ्योरम और प्रपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट प्रूफ किए जाते हैं। क्योंकि एक्सियम एंड पोस्टुलेट को तो प्रूफ कर नहीं सकते हो, लेकिन उसकी हेल्प लेके आगे कुछ प्रूफ आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस इसी तरीके से ये जो थ्योरम्स हैं और प्रपोजिशंस हैं, इनमें से कुछ आप अपने लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर और आने वाली आगे की जो ज्योमेट्री है क्लास 9th और 10th की, वहाँ पे आप पढ़ा करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हमने आपको अभी क्या बताया कि भाई यूक्लिड्स ने ये जो थ्योरम्स प्रूफ करी, ये थ्योरम्स कैसे प्रूफ करी? ऑन द बेसिस ऑफ, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियम्स, है ना, जो एक्सियम्स उसने बताई, ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डेफिनेशंस। उसने जो डिफरेंट डेफिनेशंस दी थी। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। यानी कि बेटा ये जो थ्योरम्स प्रूफ करी जाती हैं, इसका मेन एम क्या, इसका मेन जो बेस है वो क्या है? एक्सियम्स, पोस्टुलेट और डेफिनेशंस, जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है, ट्रू मान लिया गया, ये हमने आपको बताया। लेकिन एक बात बताओ जरा, ये जो एक्सियम्स होंगी आपकी, जो कि क्या होते हैं? कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको प्रूफ नहीं किया जाता है। ये एक्सियम्स जो होंगी, ठीक है, ये वेल मैनर में होनी चाहिए। वेल मैनर में होने का क्या मतलब है बताते हैं आपको, बात समझिए जरा। वेल मैनर में होने का मतलब है ये जो एक्सियम्स हैं ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो। हमने एक शब्द का यूज किया सिस्टम। देखो बेटा, सिस्टम अकेला नहीं होता है, सिस्टम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे स्कूल एक सिस्टम है,
वो अकेला नहीं चलता, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट, टीचर्स, ठीक है, और जो आया दीदी होती हैं साफ सफाई करने के लिए, ठीक है, और कैशियर बैठता है फी डिपॉजिट कराने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से स्कूल एक सिस्टम है, वहां पर एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, यानी कि अकेला ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल आ जाएगा, एक टीचर आ जाएगा, बोल देगा हम स्कूल चला लेंगे, नो। तो इसी तरीके से बेटा आपके पास जब हम बोल रहे हैं सिस्टम ऑफ एक्सियम्स, तो आपको यह समझना चाहिए कि यहां सिंगल एक्सियम नहीं होगा, सेट ऑफ एक्सियम्स होंगे, यानी कि कम से कम 2 एक्सियम तो होंगे या 2 से ज्यादा एक्सियम भी हो सकते हैं। तो जब भी एक्सियम्स बनाई जाती हैं तो सिस्टम ऑफ एक्सियम्स बनाई जाती है, मतलब समझो, मतलब एक एक्सियम बनाई, फिर नेक्स्ट एक्सियम बनाई, फिर नेक्स्ट एक्सियम बनाई, फिर नेक्स्ट एक्सियम बनाई। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जितनी नई एक्सियम आती जा रही हैं बेटा, जितनी नई एक्सियम्स आती जा रही हैं समय समय पर, वो पुरानी वाली एक्सियम्स को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब कॉन्ट्राडिक्ट, बहुत सारे बच्चे कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब नहीं समझते। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है बेटा विरोध करना। क्या करना? विरोध करना या फिर गलत साबित करना। विरोध करना या फिर क्या करना? गलत साबित करना। ठीक है, तो सुन लो फिर से मेरी बात, क्योंकि ये सारी थ्योरम्स किस पे बेस्ड थी? एक्सियम्स पे। तो अगर आपने ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सियम भैया बना दिया है, एक एक्सियम आपने बताई, फिर नेक्स्ट बताई, फिर मान लो आप ही एक्सियम दे रहे हो, आप बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो मान लो, और आप एक्सियम्स दे रहे हो। एक्सियम्स क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो कि विदाउट प्रूफ मान लिया जाएगा और उसको मानते मानते आगे कुछ प्रूफ किया जाएगा। लेकिन भैया अगर तुमने कोई गलती कर दी, गड़बड़ कर दी, क्या कि एक्सियम नंबर 1 दी, फिर तुमने एक्सियम नंबर 2 दी, फिर तुमने एक्सियम नंबर 3 दी, फिर तुमने एक्सियम नंबर 4 दी, यानी कि तुम क्या देने जा रहे हो? सिस्टम ऑफ एक्सियम्स देने जा रहे हो। और अब क्या होता है कि मान लो एक्सियम नंबर 4 ऐसी है कि जो एक्सियम नंबर 1 को क्या करती है? कॉन्ट्राडिक्ट करती है, इसका विरोध करती है। मतलब एक्सियम नंबर 4 कुछ ऐसी हो गई कि जो एक्सियम नंबर 1 को ही अपोज कर देती है। तो आपका ये जो सिस्टम ऑफ एक्सियम है ये कंसिस्टेंट नहीं होगा। ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। क्योंकि भाई तुमने एक तो बात करी, क्या तुमने एक तो पॉइंट नंबर 1 बताया, फिर आके तुमने पॉइंट नंबर 4 ऐसा बता दिया कि वो 1 को ही गलत कर देता है। ये कौन सी बात हुई? बात समझ में आई कि नहीं? तो तुम्हारा सिस्टम खराब है, तुम्हारा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। यानी कि तुम्हारे सिस्टम में, सिस्टम ऑफ एक्सियम्स में जितनी भी एक्सियम तुमने दी हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि कोई नई एक्सियम जो आए वो पुराने वाले का विरोध ना करे, उसको गलत साबित ना करे, उसका अपोज ना करे। इसको हम आइए आपको एग्जाम्पल से समझते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है क्या कि सिस्टम ऑफ एक्सियम्स में जो नई एक्सियम्स आ रही हैं वो पुराने वाले का अपोज करें, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम्स। करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो आप मैथमेटिशियन हो, तो आप कैसी सिस्टम ऑफ एक्सियम्स देना चाहते हो बताओ? कंसिस्टेंट देना चाहोगे कि इनकंसिस्टेंट? ऑब्वियसली कंसिस्टेंट देना चाहोगे। क्यों? क्योंकि ऐसी एक्सियम्स आती जाएं उनमें से कोई भी नई एक्सियम पुरानी वाली एक्सियम का विरोध ना करे, ताकि सभी एक्सियम्स बिल्कुल ठीक ठीक हों। और इन सारे एक्सियम्स को देखते हुए, इनकी स्टडी करते हुए हम ज्योमेट्री में या मैथमेटिक्स में नए प्रोपोजिशंस या नए थ्योरम्स को जन्म दे पाएं, उनको प्रूफ कर पाएं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान से बेटा चेक करो, हम आपको एग्जांपल देते हैं। यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, हमने आपको बताया कि सिस्टम ऑफ एक्सियम्स में कम से कम कितनी एक्सियम होनी चाहिए? 2, है ना? सिस्टम 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होगा। तो हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया जिसमें 2 एक्सियम दिखाई हैं। इसी तरीके से यहां पे भी हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें 2 एक्सियम दिखाई हैं। अब देखिए ये दोनों एक्सियम्स जो हमने यहां लिखी हैं, कैसे ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम्स हैं, कैसे ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम का एग्जांपल है, ये आपको बताते हैं। एक्सियम नंबर 1, अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। हमने एक्सियम एक दी, मान लो कि अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ भाई, पॉइंट ऐसा है जिसका कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। हालांकि इन सबको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नो पार्ट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सुनो, अभी हमने बताया पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। फिर हमने क्या बोला? हमने बोला अ पॉइंट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, कि पॉइंट हमेशा कैसा होता है? डायमेंशनलेस। अब बहुत सारे बच्चों को डायमेंशन का मतलब नहीं पता है। बेटा डायमेंशन का मतलब होता है मेजर करना, उसको नापना। जैसे कि इस धागे की लंबाई कितनी है? इस धागे की लंबाई मान लो 30 सेंटीमीटर। तो आप जो इसको मेजर कर रहे हो ना, चाहे इसकी लंबाई मेजर कर लो, चाहे इसका नहीं, किसी सरफेस का सरफेस एरिया मेजर कर लो, चाहे किसी स्पेस में आप वॉल्यूम मेजर कर लो। तो ये जो आप लेंथ मेजर कर रहे हो, आप सरफेस एरिया मेजर कर रहे हो या आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, इसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है ना? तो हमने क्या बोला? अ पॉइंट ऑलवेज डायमेंशनलेस, यानी कि पॉइंट के पास डायमेंशन नहीं होती। हाँ सही है, सही बात तो है। देखो यहां पे क्या बोला गया? सेकंड एक्सियम में अ पॉइंट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, और जो सेकंड एक्सियम है बेटा वो फर्स्ट एक्सियम को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि हम फर्स्ट एक्सियम में पहले ही बोल चुके हैं अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। उसका कोई पार्ट नहीं होता, यानी कि उसमें कोई मेजरमेंट आप नहीं कर सकते हो। नीचे फिर से वही बात हमने बोल दी, अ पॉइंट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। तो जो सेकंड एक्सियम आई है, क्या फर्स्ट वाले को अपोज कर रही है?
नहीं कर रही है। जैसे कि ये देखिए, ये जब हमने ये जो एग्जाम लिखी इनके अकॉर्डिंग अगर हम एक पॉइंट बनाएं, ठीक है ना, तो चेक करो पॉइंट की ना तो आप लेंथ मेजर कर सकते हो, पॉइंट की ना तो आप एरिया मेजर कर सकते हो, और पॉइंट की ना तो आप कोई वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। इसलिए हमने बोला डायमेंशनलेस, और पहले बोल चुके थे नो पार्ट, यानी कि जब ये वाली बात बोली उसके बाद ये वाली बात बोली, तो ये वाली जो सेकंड वाली बात बोली ये भी फर्स्ट वाले को सपोर्ट कर रही है, अपोज तो नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पे आओ जरा, तो ये जो सिस्टम है ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम्स। लेकिन बेटा यहाँ देखो जरा, यहाँ पे भी वही एग्जांपल है। पहला एक्सियम हमने क्या दिया, एक्सियम 1, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, ठीक है, पहले हमने बोल दिया पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, लोगों ने बोला हाँ भाई ठीक एक्सियम है तुम्हारी। फिर जब सेकंड वाला हमने बोला तो हमने बोला ऑल्दो अ पॉइंट हैज सम डायमेंशन, फिर हमने बाद में क्या बोल दिया, हालांकि पॉइंट के पास कुछ डायमेंशन होती है। तो सुनो, हम यहां कहना चाहते हैं कि आप पॉइंट को कितना भी इग्नोर कर लो, अरे भाई एक बात बताओ, कुछ तो सरफेस एरिया होता होगा इस प्लेन में, इसका कुछ तो एरिया होता होगा ना। तो हमने सेकंड बार क्या बोला, हमने बोला ऑल्दो अ पॉइंट हैज सम डायमेंशन, हमने बोला पहले हमने बोला अ पॉइंट विच हैज नो पार्ट, फिर हमने बोला कि अ पॉइंट ऑल्दो अ पॉइंट हैज सम डायमेंशन, हालांकि पॉइंट के पास कुछ डायमेंशन होती है। फिर हमने कंफ्यूज होकर बोल दिया हाँ हालांकि पॉइंट के पास कुछ डायमेंशन होती है, यानी कि पॉइंट के सरफेस एरिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब सुनो, लफड़ा हो गया क्या, एक बार तो तुम कहते हो इसका कोई पार्ट नहीं है, इसका कोई पार्ट होने का मतलब इसमें लेंथ नहीं है, सरफेस एरिया नहीं है, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं, फिर तुमने आके बोल दिया क्या इसकी सम डायमेंशन है। तो बेटा सेकंड वाले एक्सियम ने फर्स्ट वाले को क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट वाले का विरोध कर रहा है, इसलिए ये सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम होगा। और मैथमेटिक्स में ऐसे एक्सियम्स का सेट अलाउड नहीं है, क्योंकि इसको देखते हुए फिर तुम आगे कोई थ्योरम प्रूफ करोगे तो वो थ्योरम भी गलत होगी, और जब थ्योरम गलत होगी तो प्रैक्टिकल लाइफ में डेली रिजल्ट कुछ गलत होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिर लफड़ा होना शुरू हो जाएगा। बात समझेगी नहीं। तो इसलिए आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम्स आपको देनी चाहिए, यानी कि जो नई एक्सियम्स आ रही है वो पुराने वाले को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए। यही थ्योरी आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम्स क्या है, कह रहा अ सिस्टम ऑफ एक्सियम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दीज एक्सियम्स अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स एनी एक्सियम और प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट। मतलब अ सिस्टम ऑफ एक्सियम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम्स तब कंसिस्टेंट कहलाता है जब इट इज इम्पॉसिबल, जब ये असंभव हो, इम्पॉसिबल हो, क्या इम्पॉसिबल हो, टू डिड्यूस फ्रॉम दीज एक्सियम्स अ स्टेटमेंट, इस एक्सियम से ऐसा स्टेटमेंट निकल कर आ रहा हो जो स्टेटमेंट क्या करे, कॉन्ट्राडिक्ट करे एनी एक्सियम्स प्रीवियसली प्रूव्ड और प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट। ठीक है, जो नया स्टेटमेंट निकल के आ रहा हो वो पुराने वाले का क्या कर रहा हो, विरोध कर रहा हो, ऐसा जब इम्पॉसिबल हो। मतलब सीधे शब्दों में बोले तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें जो नए स्टेटमेंट आ रहे हैं या नई एक्सियम्स आ रही वो पुराने वाले को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए। तो आपको ऐसा सिस्टम रखना है जिसमें ऐसा इम्पॉसिबल होता हो, ऐसा कभी हो ही ना पाए, क्या ना हो पाए कि नए स्टेटमेंट पुराने वाले को क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम्स। को डाउट है? उसके बाद लिखा है जो आपको फाइनली याद रखना है वो ये याद रखना है, सो व्हेन एनी सिस्टम ऑफ एक्सियम इज गिवन इट इज नीड टू बी इंश्योर्ड दैट द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो जब भी आप सिस्टम ऑफ एक्सियम्स को बना रहे हो, अगर आप एक मैथमेटिशियन है तो आपको हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इंश्योर करना है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना, इतना नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1, बट इसके पहले आपको मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ। व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग या फिर इसको डिडक्टिव लॉजिक भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, डिडक्टिव रीजनिंग या फिर डिडक्टिव लॉजिक। ये क्या होता है मैथमेटिक्स में, डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है? ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है। डिडक्टिव रीजनिंग एक प्रोसेस होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम कुछ स्टेटमेंट्स को लेते हैं और उस स्टेटमेंट की हेल्प लेते 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 हम लॉजिकल रीजनिंग करते करते एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं लगाए जाते हैं कोई चीज़ प्रूफ करने के लिए। डिडक्टिव रीजनिंग में जैसे आप न्यूमेरिकल लगाते हो ना, जैसे कि हमने आपको सवाल दिया कि x + 2 = 4 है तो x की वैल्यू निकालो, तो आप सॉल्व करते करते इस 2 को उधर ले जाते हो तो x की वैल्यू 2। ये अलग तरीका है, ठीक है ना, यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर रहे हो। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में क्या करोगे, डिडक्टिव रीजनिंग में अगर आपको कोई रिजल्ट निकालना है, ठीक है ना, तो वो रिजल्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप कुछ स्टेटमेंट की हेल्प लोगे। और वो स्टेटमेंट कौन होते हैं बताइए, पोस्टुलेट एंड एक्सियम्स होते हैं। उनकी हेल्प लेके आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे। ठीक है ना, तो जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यूक्लिड्स ने टोटल कितने थ्योरम्स दिए थे, 465 आई थिंक, यस, है ना। तो वो थ्योरम्स उसने कैसे दिए थे, डिडक्टिव रीजनिंग करके। वो डिडक्टिव रीजनिंग उसने कौन से स्टेटमेंट की हेल्प से करी थी, जो पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स उसने ऑलरेडी बताए हुए थे, करेक्ट। तो व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग? डिडक्टिव रीजनिंग ऑल्सो डिडक्टिव लॉजिक इज द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर स्टेटमेंट टू रीच अ लॉजिकल कंक्लूजन। ओके, तो एक ऐसा प्रोसेस होता है डिडक्टिव रीजनिंग जिसमें हम एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट का हेल्प लेके किसी
लॉजिक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। करेक्ट, कोई डाउट है? तो इस चैप्टर में हमको यही करना है, कुछ भी प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो हमें क्या करना है, डिडक्टिव रीजनिंग करनी है। और डिडक्टिव रीजनिंग करने में आपको बहुत सारी थ्योरीज यहाँ पर लिखनी होंगी एग्जाम में, जैसे आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। और ये थ्योरीज जो होंगी ये कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, और ये स्टेटमेंट क्या होंगे, जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, यानी कि यूक्लिड्स के एक्सियम्स होंगे या पोस्टुलेट्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 देखिए, कह रहा है इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ठीक है ना। ये फिगर भी एक आपको दिया हुआ है, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं ऑन अ लाइन, एक लाइन पर, एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। ये जो बी है ए और सी के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है। कुछ बच्चे बिटवीन का मतलब बहुत गलत समझते हैं मैथमेटिक्स में, वो सोचते हैं बिटवीन का मतलब है एकदम मिड में आ रहा है, ए और सी के मिड, ऐसा नहीं है। बिटवीन का मतलब है ए और सी के बीच में, वो कहीं पे भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि पॉइंट बी ए और सी के मिड में हो। करेक्ट, तो आपको प्रूफ क्या करना है, कह रहा है कि प्रूफ दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी। तो आइए देखते हैं इसको डिडक्टिव रीजनिंग से कैसे हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक अजम्पशन लेना है। क्या अजम्पशन लेना है, सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखना है, देयर इज अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। आपको मान लेना है कि 2 पॉइंट से, अजम्पशन ये तो आपको पता है 2 पॉइंट से केवल यूनिक एक ही लाइन पास हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ अज्यूम करना है क्या, कि 2 लाइन से केवल 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। वैसा क्यों माना है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो ये सबसे पहले अजम्पशन आप कर लेना। उसके बाद एक बात बताइए, क्या आपको याद है यूक्लिड्स का 4th एक्सियम क्या कहता था? यूक्लिड्स का 4th एक्सियम, यूक्लिड्स एक्सियम 4 सेज दैट थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीजें एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, कोइंसाइड करती हैं, वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान से चेक करिए, यहां पर इस फिगर में अगर आप देखें तो देखो ए बी और बी सी का जो सम है, बहुत ध्यान से बेटा चेक करना जरा। देखो ए बी यहां से यहां तक है और बी सी यहां से यहां तक है। ए बी और बी सी का जो सम है वो किसके साथ, अगर हम तुमसे बोलें ए बी और बी सी का सम कितना है, तो तुम बोलोगे सर ये ए बी और प्लस ये बी सी, सर ये रहा ए बी और बी सी का सम। तो ये जो इतना पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ए बी और बी सी का क्या हो गया, सम हो गया। ये इतना पोर्शन, ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये चीज ए बी और बी सी का सम है, यानी कि ए बी प्लस बी सी है। हमको यहां नहीं दिखाना चाहिए, आप फील करो, ए बी और बी सी का सम यही तो है, और यही जो ए बी और बी सी का सम है भाई, यही तो ए सी के साथ कोइंसाइड कर रहा है। चेक करो, ए सी के साथ यही तो कोइंसाइड कर रहा है, ए बी और बी सी का सम, सही है ना। ओके, तो इसका मतलब पक्का ए सी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ए बी और बी सी का जो सम है वो कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, ए सी के साथ। इसलिए पक्का ए बी और बी सी का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। यहाँ पे कौन कौन सी थिंग्स हैं, कौन कौन सी 2 चीजें, एक तो एसी है और दूसरा 3 चीजें नहीं है, 2 चीजें हैं, एक तो एसी है और दूसरा क्या है, ए बी प्लस बी सी, ये दूसरी चीज है। तो ये वाली जो थिंग है वो इसके साथ क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, यानी कि एक के ऊपर एक आ रही है। कोई डाउट है बताइए, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे लिखा क्या, एसी कोइंसाइड विद ए बी प्लस ए सी। ए सी आपकी फर्स्ट थिंग है, ये क्या है आपकी फर्स्ट थिंग है, और ए बी प्लस बी सी आपकी क्या है, सेकेंड थिंग है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही हैं। फिर हमने उनको याद दिला दिया क्या, कि यूक्लिड 4 एक्सियम में हमने पढ़ा है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, सो इट कैन बी डिड्यूस दैट, हमने क्या लिखा है, सो इट कैन बी डिड्यूस दैट। डिड्यूस का मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिडक्टिव रीजनिंग कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, कुछ स्टेटमेंट की हेल्प से। और हमने कौन सा स्टेटमेंट उठाया है, यूक्लिड्स का 4th स्टेटमेंट, 4th एक्सियम हमने उठाया। सो इट कैन बी डिड्यूस दैट व्हाट, इट कैन बी डिड्यूस दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, AC, करेक्ट। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ये अजम्पशन हमने क्यों लिया। देयर इज अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। ऐसा हमने अजम्पशन इसलिए लिया क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं मानते तो आप खुद दिमाग लगाओ, जब हमने बोला कि ये AB और BC वाला जो चीज है, जो भी है ये AC के साथ कोइंसाइड करता है, तो हमारा ये मतलब है ये AC के ही साथ कोइंसाइड करता है। यानी कि क्योंकि कोई आके बहस कर सकता है ना, कोई आके मेरे को बोलेगा अरे भाई क्या ये नहीं हो सकता है कि AB और BC जो है वो AM के साथ कोइंसाइड करे। इसका मतलब वो ये मेरे को ये कहना चाहता है, वो मेरे को ये कहना चाहता है कि AM भी कोई क्या है, लाइन है। AM भी क्या है, कोई लाइन है जो कहां से पास होती है, A और C से। ऐसे सोच सकते हो आप, लेकिन हमें पता है कि A और C से तो एक ही लाइन पास होगी और वो कौन होगी, AC होगी। यानी कि AC के अलावा A और C से कोई लाइन पास हो नहीं सकती। इसका ये मतलब है ये जो AM है ये तो छलावा है, AM इज नथिंग, AM इज AC। AM जो है वो AC ही है, वो तो झूठ बोला जा रहा है कि कोई नई लाइन क्या है, AM है। क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट से तो एक ही लाइन पास हो सकती है। इसका मतलब पक्का 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 कि AB और BC का जो सम है, ये जो चीज है, ये AC के साथ ही कोइंसाइड कर रही है और किसी के साथ कोइंसाइड नहीं करी, क्योंकि 2 पॉइंट A और C हैं तो उससे तो एक ही लाइन जा सकती है और वो कौन है, AC। इसका मतलब ये जो सम है ये AC के ही इक्वल होगा और किसी के इक्वल
हो नहीं सकता। सही है, इसलिए हमने शुरू में अजम्पशन किया है देयर इज अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एनसीईआरटी का कह रहा है प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी कि गिवन क्या आपको, गिवन एक लाइन सेगमेंट है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट आपको पता है लाइन का एक छोटा सा पार्ट क्या होगा, लाइन सेगमेंट। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ बोला लेट अस से वी हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट ए बी है, करेक्ट। अब वो कह रहा है इस लाइन सेगमेंट ए बी की हेल्प से आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अच्छा, आप लोग को इतना तो पता ही होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके ऑल द साइड्स इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री, है ना, ये सबको पता होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे देखिए रफ वर्क में बना दे रहे हैं, RW मतलब रफ वर्क मान लो आप इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ABC, ठीक है ना, या आप बोल सकते हो क्या ABC, ये अगर एक बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो आपको पता है कि इसमें जो साइड AB का लेंथ होगा वो साइड BC के इक्वल होगा, और BC किसके इक्वल होगा, AC के। इन तीनों को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। मतलब आप अगर इस पर एक ट्रायंगल बनाओ अभी, ठीक है ना, और ट्रायंगल कैसे बनाओगे, जो भी कंस्ट्रक्शन करोगे यहाँ पे जो भी आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि किसी लाइन सेगमेंट पे आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो। तो ये जो भी आप यहाँ पे बनाने जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, ये आप डिडक्टिव रीजनिंग से या लॉजिकल रीजनिंग से प्रूफ करते हुए चलोगे, ठीक है ना। मतलब आप यहाँ पे किसका यूज़ करोगे, आप यहाँ पर यूज़ करोगे जो पोस्टुलेट्स थे यूक्लिड्स के, या फिर जो एक्सियम्स थी यूक्लिड्स की, उसको लेते हुए आपको ये प्रूफ करना है। पहली बात तो आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है ट्रायंगल ABC का, और फिर AB = BC = AC प्रूफ करना है, ताकि ये तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं और आप बोल दो ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, करेक्ट। वैसे तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स क्या होते हैं, बताइए। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द एंगल 60 होते हैं, लेकिन हम यहाँ एंगल पे फोकस नहीं करेंगे, हम यहाँ किस पे फोकस करेंगे, ऑल द साइड्स पे। अगर किसी ट्रायंगल्स के तीनों साइड इक्वल है तभी तो वो इक्विलेटरल होता है, क्या दिक्कत है बताइए। तो हम फोकस करेंगे ये वाले कॉन्सेप्ट पे कि AB = BC = AC ले आए, क्या करते हुए, डिडक्टिव रीजनिंग करते हुए, यानी कि जो यूक्लिड्स के पोस्टुलेट हैं और एक्सियम्स हैं उसका यूज करते हुए, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हमने अपनी कॉपी में क्या लिखा, सबसे पहले हमने यहाँ देखिए सॉल्यूशन में लिखा लेट अस टेक एनी लाइन सेगमेंट व्हाट AB। माना कि हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट क्या है, AB है, ये देखिए ले लिया। अब हम क्या करते हैं, हमको तुरंत याद आता है पोस्टुलेट नंबर 3, P3 मतलब पोस्टुलेट नंबर 3। तो अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम पोस्टुलेट नंबर 3, यूक्लिड्स का पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कहता था, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। याद है आपको, मतलब एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है कोई भी सेंटर लेके और कितनी भी लेंथ का रेडियस लेके। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, ये फर्स्ट स्टेप था, लाइन सेगमेंट लिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, बहुत ध्यान से बेटा चेक करना, सेकंड स्टेप में इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मान लो हमने यहाँ पे किया, हमने एक लाइन सेगमेंट लिया AB, करेक्ट, ये लीजिए, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने इस लाइन सेगमेंट AB के जो एंड्स हैं उनको देखा, पॉइंट A को और पॉइंट B को। एक बार हमने क्या किया, पॉइंट A को सेंटर लेके और AB को रेडियस लेके क्या ड्रॉ किया, सर्कल। इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट B है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता है, पहले हमने लिख दिया फ्रॉम पोस्टुलेट नंबर 3 अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो एक बार हम क्या करेंगे, पॉइंट A को सेंटर लेकर और AB को रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद पॉइंट B को सेंटर लेके और BA को रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि नाउ वी ड्रॉ अ सर्कल with center A and radius AB, करेक्ट। तो चेक करो बेटा, पॉइंट A पे आपको कंपास को रखना है, पेंसिल को कहाँ रखना है, B पे। तो ये AB लेंथ का आपके पास रेडियस आ जाएगा, और यहाँ पे आपको ऐसे करके एक आर्क लगा देनी, ठीक है। तो आप जब सर्कल ड्रॉ करोगे आपका कुछ इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, ठीक है। अब सुनो, मैंने तो आपको इतना ही पोर्शन दिखाया हुआ है, बहुत ध्यान से चेक करिए, मैंने तो आपको इतना ही पोर्शन दिखाया हुआ है। आपको बेटा क्या करना है, थोड़ा सा फील करने के लिए आपको इसको बड़ा सा पूरा डॉट करके, पूरा कंपास डॉट करके चला देना। अब क्यों चला देना वो भी हम आपको बताएंगे, रुक जाइए। ये देखिए बेटा, ये कुछ इस तरीके से आएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो आप इग्नोर करना, ठीक है। ये हमने काम कर दिया, ठीक। ये थोड़ा इधर से बड़ा हो जा रहा है, छोटा होना चाहिए था ना, क्योंकि ये है AB, तो ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये ऐसा हो गया, करेक्ट। चलो सर्कल मान लेना यार, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है,
फोकस करो क्वेश्चन पे। अब सुनो ध्यान से, फिर हमने क्या बोला, हमने बोला नाउ वी विल ड्रॉ अनदर सर्कल, है ना, वी विल ड्रॉ अनदर सर्कल with center B and radius BA। इस बार हमने क्या किया, B को क्या लिया बताइए, बोलिए, B को क्या लिया हमने, सेंटर लिया, और BA को हमने क्या लिया, रेडियस लिया, और सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो जब आप सर्कल बेटा ड्रॉ करो कैसे करोगे बताओ, कंपास होगा आपके पास, B पे रखोगे और BA को रेडियस लेके ये ऐसा घुमा दोगे। ठीक, तो सर्कल कुछ इस तरीके से आएगा, बहुत ध्यान से बेटा चेक करना जरा, सर्कल कुछ इस तरीके से आएगा बेटा, इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसा, ये कोई डाउट है बताइए, हाँ, ये कोई डाउट है। अब यहां पे आप डॉट डॉट कर दो, ऐसे करके डॉट डॉट कर दो। ठीक है, ओके। अब सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो। These two circles intersect, these two circles intersect at point C। Let us say ये दोनों सर्कल कहाँ पे कट करते हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट C पे। ये देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट C बना दिया। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? ओके, अब बहुत ध्यान से बेटा जरा चेक करना, बहुत ध्यान से चेक करना। A को C से अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ध्यान चेक करना, हमने क्या किया, ज्वाइन AC, करेक्ट। A को C से हमने ज्वाइन किया, ये देखिए A को C से बेटा जब हमने ज्वाइन किया, आप मुझे पहले तो ये बताइए ये AC की खासियत क्या है, AC की खासियत क्या है ये AC? तो बेटा AC इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, यस और नो? नहीं समझ में आई बात? अरे भाई आपको रेडियस नहीं पता क्या? अगर आपके पास कोई सर्कल है तो सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो रेडियस मिल जाएगा। तो ये वाले पॉइंट को अगर मिला देंगे तो रेडियस मिलेगा, ये वाले पॉइंट को अगर सेंटर से मिला देंगे तो रेडियस मिलेगा, ये वाले पॉइंट को, ऐसे इनफाइनाइट रेडियस पॉसिबल है कि नहीं बताइए? तो मैंने क्या गलत कर दिया बताइए, मैंने क्या गलत कर दिया बताइए भाई? AB भी क्या था, इसका रेडियस था, क्योंकि सेंटर A लेके AB रेडियस लेके ड्रॉ किया था। अब जैसे ही मैंने AC को ज्वाइन किया तो ये C कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताइए? तो भाई अगर मैंने AC को ज्वाइन कर दिया तो AC भी तो इसी सर्कल फर्स्ट का क्या है, रेडियस है, ठीक है ना? तो दीज टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट C। नाउ we see in the figure what see, two radius का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई, टू रेडियाई फॉर सर्कल नंबर 1। सर्कल नंबर 1 ये रहा आपका, ठीक है ना, ये C1 लिख दे रहा हूँ उसको, सर्कल नंबर 1 को C1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर सर्कल नंबर 1 टू रेडियाई, दैट इज कौन कौन सी बताइए बेटा, बताइए AB और AC। अब एक बात बताओ, एक सर्कल में चाहे जितनी रेडियस होंगी तो आपस में इक्वल? अरे भाई सर्कल की सभी रेडियाई आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस वी कैन से दैट इज, पहले हमने लिख दिया AC एंड AB, तो हेंस वी कैन से दैट व्हाट, कि यहां से बहुत ध्यान से चेक करना बेटा, AB इज इक्वल्स टू क्या आ गया बताइए, AC। और रीजन क्या लिखा हमने, रीजन क्या लिखा हमने, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। कोई डाउट है बताइए? ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। और इसी तरीके से अब हमने क्या किया बेटा, ये आपका सेकंड सर्कल है, ठीक है, ये आपका सेकंड सर्कल है, इसको हमने क्या बोला, C2, करेक्ट। ये वाला सर्कल है, इसको हमने क्या नाम दिया, C2। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि नाउ ज्वाइन, अब बताइए किसको किसको ज्वाइन करें, नाउ ज्वाइन पॉइंट B टू पॉइंट C, करेक्ट। ये तो नाउ ज्वाइन पॉइंट B टू C, वी गेट BC, ठीक है। तो नाउ वी सी इन द फिगर टू रेडियाई। अब फिगर में हम फिर से टू रेडियाई देखते हैं, किसके लिए, फॉर सर्कल C2, ठीक है। दैट इज कौन कौन सी वो रेडियाई बताइए बेटा, BA और BC, BA एंड BC। Hence we can say that what we can say that BA is equals to what, BC, ठीक है, BA is equals to BC। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। और रीजन क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। भाई चेक करो ना,
ये जो आपका बी ए और बी सी है तो ये C2 का ही रेडियस ना। चेक करो सेंटर से ये जो पॉइंट सी ए कहाँ लाई कर रहा है, C2 की बाउंड्री पे, तो BC भी रेडियस है किसका, सर्कल 2 का। BA भी रेडियस है किसका, सर्कल 2 का। तो BC इज इक्वल्स टू BA या फिर BA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC। अब आप ध्यान से बेटा चेक करो, ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो। AB क्या BA के इक्वल है? यहां से फिगर से देखो, क्या AB BA के इक्वल है? यस सर, यस सर, यस सर। वाई? क्योंकि AB जो है वही तो BA है, और हमने पढ़ा हुआ है यूक्लिड्स एक्सियम्स में कहीं ना कहीं, ठीक है, क्या कि कोई भी चीज़ अपने ही इक्वल होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब बहुत ध्यान से बड़ा चेक करना ज़रा, क्या कि AB अगर AC के इक्वल है और B अगर BC के इक्वल है और AB किसके इक्वल है, BA के, यानी कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से चेक करें तो यहाँ पर टू डिफरेंट थिंग्स हैं। कौन कौन? AC और BC। ये टू डिफरेंट थिंग है जो कि सेम थिंग के इक्वल है। ये आपने एग्जाम में पढ़ा था, टू डिफरेंट थिंग AC एंड BC आर सेम टू टू डिफरेंट थिंग AC एंड BC आर सेम टू डिफरेंट थिंग AC एंड BC आर इक्वल टू द सेम थिंग AB। पहले अगर हमको कहीं लिखना पड़ा हम ठीक से पहले लिख देते हैं। देखो कुछ थ्योरीज आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है ना, कुछ थ्योरीज आपको लिखनी पड़ेंगी। क्या लिखनी पड़ेंगी वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हमें ये दिखाना पड़ेगा क्या कि since AB and BA are same things, है ना, since AB and BA are same things, है ना, that's why we can say that what AB is equals to what, BA, AB is equals to BA। why? क्योंकि same things are क्या पढ़ा था हमने, एवरीथिंग इज इक्वल टू इटसेल्फ। क्या पढ़ा था? एनीथिंग इज इक्वल्स टू इटसेल्फ। एनी, ये एग्जाम में पढ़ा था ना, एनीथिंग इज इक्वल टू इटसेल्फ, ठीक है ना। इसका मतलब AB किसके इक्वल हो गया, BA के। तो जब AB BA के इक्वल हो गया तो हम इक्वेशन 1 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स इक्वेशन 2 कैसी हो जाएगी, इस BA की जगह हम क्या लिख देंगे बताइए, AB। तो AB इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BC, और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। करेक्ट? कोई डाउट है बताइए। अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, BA इज इक्वल्स टू BC। अब आप देखिए इक्वेशन 1 को देखिए और इक्वेशन 3 को देखिए, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और 3 को देखिए, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 टू थिंग्स कौन कौन सी वो टू थिंग्स, ध्यान चेक करो बेटा। टू थिंग्स AC एंड BC, टू थिंग्स AC एंड BC आर इक्वल टू द सेम थिंग। ये जो AC और BC टू डिफरेंट थिंग है, ये सेम थिंग AB के इक्वल आर इक्वल टू द सेम थिंग AB। और दैट्स वाई यूक्लिड्स एग्जाम में यही तो बोला गया था कि अगर दो डिफरेंट थिंग्स है वो सेम थिंग के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल होंगी, यानी कि दैट्स वाई हम बोल सकते हैं क्या कि AC एंड AB आर इक्वल। दैट्स वाई व्हाट AC एंड BC आर इक्वल, ठीक है ना। तो इसका मतलब AC BC के क्या है, इक्वल है। अब AC BC के जब इक्वल आ गई और AC AB के भी इक्वल थी और BC AB के इक्वल थी, तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि तीनों ही आपस में क्या है, इक्वल, यानी कि AB इज इक्वल्स टू व्हाट, BC इज इक्वल्स टू AC। और यही प्रूफ करना था आपको। चेक करिए, डिडक्टिव रीजनिंग करते हुए हमने AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC प्रूफ कर दिया। हेंस ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आप लास्ट में लिख दीजिएगा, हेंस ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, कर लीजिए। थ्योरम 5.1 कह रहा है आपको प्रूफ करना है टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। अब इसको पहले आप लोग समझ लो। देखो टू डिस्टिंक्ट लाइन है आपके पास, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग दो डिफरेंट लाइन है। कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। हम सबको पता है क्या कि भाई अगर हमारे पास टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, टू डिस्टिंक्ट लाइन है, ये देखिए लाइन L1 है और लाइन L2 है, अगर हम इसको इंटरसेक्ट भी करवाएं तो इनका केवल एक ही कॉमन पॉइंट होगा ना, ये तो पूरी दुनिया को पता है। ये देखिए लाइन L1 और L2 एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इनका एक ही केवल कॉमन पॉइंट हो सकता है। टू डिस्टिंक्ट लाइन अगर, यानी कि लाइन्स कितनी हैं, 2 हैं। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें लाइन्स कितनी बताइए, 2 डिस्टिंक्ट लाइन है, 2
डिस्टिंक्ट लाइन है, डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग लाइन है, एक लाइन नहीं है, ठीक है, पसंद में कि नहीं, और उनका एक ही कॉमन पॉइंट होगा, ये हमें यानी कि यूनिक कॉमन पॉइंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है, एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट उनका नहीं हो सकता है। पढ़िए, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। खुद दिमाग लगाओ ना भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर तुम बोल रहे हो भाई इन दोनों स्ट्रेट लाइन के एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब तुम ऐसा थोड़ी ना करा दोगे कि ये देखो ये लाइन L1 है और ये लाइन तुम्हारी L2 है, ऐसा थोड़ी ना कि L2 को घुमा के ऐसे लेके आओगे तो एक बार यहाँ इंटरसेक्ट करवाओगे, एक बार यहाँ करवाओगे। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर घुमा के ले आएंगे, अरे भाई कैसे घुमा के ले आओगे, अगर तुम मान लो ऐसे ऐसे कर भी देते हो तब तो ये एक लाइन L2 हो गई, ये तो एक अलग लाइन हो गई, L3 हो गई, सही है ना। तो इसका मतलब L1 L2 केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए तो सबको पता है, दिख भी रहा है, फील भी हो रहा है, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग करेंगे। डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करेंगे, हम कुछ स्टेटमेंट्स का यूज करते हुए हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि भाई टू डिस्टिंक्ट लाइंस हैं तो वो केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि उनका एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है, करेक्ट। और इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में जो हमको प्रूफ करना है उसी का जस्ट ऑपोजिट हम अज्यूम कर लेंगे। हम अपने अजम्पशन में मान लेंगे इन्होंने क्या कहा, क्या प्रूफ करना है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन होगी वो केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब उनका एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होगा। हम कहेंगे कि भाई चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि टू डिस्टिंक्ट लाइन है, उनका एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट है। मान लो कि उन दोनों लाइन के कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, टू। मान लो वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर तुमने मान लिया। अब जब मान लिया और उसको मानते मानते तुमने कुछ डिडक्टिव रीजनिंग करी, नीचे स्टेटमेंट लिखते गए, तुम्हें पता चला जो तुमने माना था वही गलत था। तुमने क्या माना था, तुमने माना था कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस के एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, ये तुमने माना, तो तुम्हारी बात ही गलत हो जाएगी, तो तुम फोर्थ हो जाओगे ये मानने के लिए कि जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। इसका मतलब टू डिस्टिंक्ट लाइन 2 पॉइंट से नहीं पास हो सकती हैं, वो केवल एक ही पॉइंट से पास हो सकती हैं, बस प्रूव हो जाएगा। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं, जो हम अज्यूम करते हैं वही गलत हो जाता है। अभी देखना कैसे गलत होगा, इसमें कुछ थ्योरीज वगैरह लिखनी पड़ती है, ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले प्रूफ में हमने क्या लिखा, हमने लिखा हियर वी आर गिवन टू लाइंस L and M, वी नीड टू प्रूव दैट दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। हमारे पास कोई दो लाइंस हैं जिसका नाम क्या है, L और M है, और हमें ये प्रूफ करना है, टू डिस्टिंक्ट लाइन है, याद रखिएगा, हमें ये प्रूफ करना है इनका केवल एक ही कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा सबसे पहले आप अज्यूम करोगे ना कि माना कि इनका अगर पॉसिबल हो तो माना कि इनका एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट है। तो हमारा अजम्पशन क्या है, फॉर द टाइम लेट अस सपोज दैट टू लाइंस इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से P and Q। हमने माना कि ये जो दो लाइंस हैं ये दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, P और Q पे, करेक्ट, ये हमने मान लिया। और यही बात अभी हमारी देखना गलत हो जाएगी। कैसे गलत होगी, सुनो, हमने जब बोल दिया है कि लेट अस सपोज दैट टू लाइन इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से P and Q। अब बच्चे बोलेंगे सर डायग्राम बना के दिखाओ, पॉसिबल ही नहीं इसका डायग्राम बनाना, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, फिर भी हमने मान लिया है, ठीक है। सो वी हैव टू लाइंस पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P and Q, ठीक है ना। सुनो, अब सुनो मेरी बात, पहले आपने क्या माना, यहां पर आपने माना कि भाई मान लेते हैं कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं दो अलग अलग पॉइंट पे, P और Q पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि दो लाइंस हैं जो पास कर रही हैं कहाँ, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P and Q से। भाई समझो ना, जब तुमने मान ही लिया कि दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, P पे भी करती हैं और Q पे भी करती हैं दोनों लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब वी हैव टू लाइंस पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P and Q, ठीक है ना। इसका मतलब क्या यार, दिमाग में नहीं आ पा रहा, एक मिनट। अगर हमने क्या माना है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से दो लाइंस, क्या माना है, वी हैव इंटरसेक्ट, तो स्टूडेंट्स हमने क्या माना है, लेट अस सपोज दैट टू लाइंस इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P and Q। दो लाइंस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। एक बात बताएं, सुनो, लाइन कितनी शुरू में लेके चले हो, टू डिस्टिंक्ट लाइन, लेकिन अगर टू डिस्टिंक्ट लाइन की जगह अगर वन ही लाइन आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसका मतलब दो लाइन ही नहीं है। सुनो सुनो सुनो, थोड़ा टफ होता है ये, बट आप सुनो, देखो जब हमने ये बोल दिया कि भाई मान लेते हैं कि दो लाइंस दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती P and Q पे, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए क्या सिचुएशन हो रही होगी। ये रही आपकी लाइन L1, सही है, और ये रही लाइन आपकी क्या, L2, करेक्ट। अभी अभी आप क्या बोल रहे हो, भाई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो दो पॉइंट अगर हमने ले लिए P और Q, हम बोल रहे हैं दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो देखो ये जाएगी L1 ऐसे, ठीक, और L2 अगर ऐसे करवाओगे तो ये Q से नहीं पास होगी। लेकिन अगर तुमको, ये L2 है, सॉरी ये L1 है, ये L1 है, PQ से जा रही थी, L2 अगर तुम P से पास करा रहे हो तो Q से नहीं हो पाएगी। लेकिन तुमने तो अज्यूम कर लिया है ना कि दोनों लाइन कहाँ से जाती हैं,
दोनों लाइन कहाँ से आती हैं, पी से भी और क्यू से भी। तो मजबूरी में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, L2 को ऐसे घुमाना पड़ेगा, L2 को ऐसे घुमाना पड़ेगा। जब घुमा के यहाँ ले जाओगे तो तुम ये बोलोगे मेरे को कि सर देखिए L1 भी PQ से पास हो रही है और L2 भी PQ से पास हो रही है। तो भैया अगर L1 L2 PQ से पास हो रही है, P और Q से, हम क्या पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं तो 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। इसका मतलब L1 और L2 दो अलग अलग लाइन नहीं है, वो क्या है, एक ही लाइन है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 2 अलग अलग लाइन होनी चाहिए। इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत। क्योंकि तुमने क्या अज्यूम कर लिया यार, तुमने ये अज्यूम कर लिया कि 2 जो लाइन है माना वो 2 अलग अलग पॉइंट से 2 अलग अलग पॉइंट पे मीट करती हैं, P और Q से पास होती हैं, ये तुम मान के चल लो। लेकिन जब ऐसा तुम मानोगे तो फोर्स हो जाओगे ये फिगर बनाने के लिए, और तुम्हें देखने से ऐसा लगेगा कि लाइन L1 भी PQ से पास हो रही है, लाइन L2 भी PQ से पास हो रही है। क्योंकि अगर हम तुमसे पूछें कि इस फिगर में पॉइंट P पे कौन कौन मीट कर रहा है, तो L1 भी और L2 भी। फिर हम तुमसे पूछें कि पॉइंट Q पे कौन कौन मीट कर रहा है, तुम बोलोगे सर L1 भी और L2 भी। भाई दोनों ही जा रही हैं, P से भी और Q से भी। लेकिन फिर हम तुमसे तुरंत सवाल पूछ लेंगे, हमने कहा अरे ये तो तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, 2 लाइन तो है ही नहीं, लाइन तो एक ही है। तुम पूछो कैसे सर, क्योंकि हम पहले एग्जाम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए कि 2 डिफरेंट पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। इसका मतलब L1 और L2 2 लाइन ही नहीं रही। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था, L1 और L2 2 लाइन होगी या L और M 2 लाइन होंगी। इसको L1 L2 कर लो, क्या दिक्कत है यार, लो ठीक है ना। ठीक, तो तुम्हारा अजम्पशन गलत हो गया ना। और जब तुम्हारा अजम्पशन गलत हो जाएगा तो तुम फोर्स हो जाओगे ये मानने के लिए कि 2 लाइन, हमारा अजम्पशन गलत था, यानी कि 2 लाइन्स 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे नहीं मीट कर सकती हैं। उनका केवल एक ही यूनिक पॉइंट होगा जहां पे वो मीट करेंगे। ओके, तो यही चीज हमने लिखी यहाँ पर। हमने सबसे पहले बोला फॉर द टाइम लेट अस सपोज दैट 2 लाइन्स इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P and Q। माना कि थोड़े समय के लिए 2 लाइनें हमारे पास L1 L2 जो 2 पॉइंट पे मीट करती हैं P and Q पे। फिर सो वी हैव 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। इस तरीके से हमारे पास 2 लाइन्स होंगी L1 और L2 जो कहां से पास करेंगी, 2 डिफरेंट पॉइंट P and Q से अकॉर्डिंग टू द फिगर अगर हम देखें। बट दिस अजम्पशन क्लैशेस, ये अजम्पशन क्लैश मतलब विरोध करता है या संघर्ष करता है, अपोज करता है। कौन सी एक्सियम को अपोज करता है, उस एक्सियम को अपोज करता है जिस एक्सियम में ये बोला गया था कि 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। करेक्ट, क्योंकि हमने पता है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। इसका मतलब L1 और L2 2 लाइन रही नहीं, वो तो एक ही हो गई। तब तो तुम बेवकूफ बना रहे हो उसका मतलब। सो क्या हुआ, हमारा अजम्पशन दैट वी स्टार्टेड क्या कि 2 लाइन्स कैन पासेस थ्रू द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज रॉन्ग। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर आपका अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया तो आपको मजबूरन, आपको फोर्स होके ये मानना पड़ेगा कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, सो वी आर फोर्स्ड टू कंक्लूड दैट 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। ये थोड़े से अजीब से क्वेश्चन होते हैं, धीरे धीरे आप करोगे डिडक्टिव रीजनिंग तो आपकी आदत पड़ेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट।